अच्छा जी, तो अब बारी आती है चैप्टर नंबर 3 की, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट हमारा इलास्टिसिटी का। अब इसमें मैं इसको एक डायग्राम की फॉर्म में पूरा चैप्टर गो थ्रू करूंगा। आपने पहली गो में सुनना है और समझना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सर जी, चैप्टर नंबर 2 हमें यह बताता है कि डिमांड में चेंज है, सप्लाई में चेंज है। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। सप्लाई बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई, ये दोनों कम हो गए। मगर चैप्टर नंबर 2 ने हमें यह नहीं बताया था कि कितने से बढ़ा। डिमांड अगर मेरी इंक्रीज हो रही है तो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, कितने परसेंट से बढ़ रही है। चैप्टर नंबर 2 ने इसके बारे में हमें कोई भी बात डिटेल से समझाई नहीं थी। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है कि जो मेरा डिमांड कर्व बढ़ रहा है, जो उसमें स्ट्रेच आ रहा है, जो सप्लाई कर्व में स्ट्रेच आ रहा है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इस चीज को समझते हैं एक ब्लैक स्लाइड के ऊपर, जिससे आपके सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं निकालने वाला हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सर जी, ये 3 तरह की होती है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी, और एक होती है, एक प्राइस है, एक इनकम है, और एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। जो प्राइस इलास्टिसिटी है, जो प्राइस इलास्टिसिटी है, इसको मेजर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ये मैं सारी बात कर रहा हूं डिमांड के लिए, ये मैं सारी बात कर रहा हूं किसके लिए, डिमांड की बात कर रहा हूं। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक ही मेथड के 3 नाम, टोटल आउटले, टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। प्राइस में दूसरा तरीका है परसेंटेज मेथड। प्राइस में दूसरा तरीका है परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड? परसेंटेज मेथड। इस मेथड के अंदर 2 तरीके हैं। पहला कहलाता है पॉइंट मेथड, पहला कहलाता है पॉइंट मेथड, दूसरा कहलाता है आर्क मेथड। पहला कहलाता है पॉइंट मेथड और दूसरा कहलाता है आर्क मेथड। फिर तीसरा तरीका है जियोमेट्रिक मेथड। तीसरा तरीका है इसका जियोमेट्रिक मेथड। ठीक, अच्छा। अब पहले हम बात करेंगे सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद इनकम की बात करेंगे और फिर बात करेंगे क्रॉस की। फिर हमारा डिमांड खत्म हो जाएगा। देन वी विल जंप टू सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी, हम किसके अंदर खड़े हुए हैं? डिमांड के अंदर खड़े हुए हैं। बस अभी ये बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ डिमांड की बात हो रही है। सर जी, प्राइस के अंदर 3 मेथड्स हैं। पहला
दूसरा, तीसरा। ये जो पहला मेथड है इसको मैं एक नाम देता हूं, SBI। ये मेथड ऐसा है जिसको आपने क्रैम करना है, यानी कि अगर आपको इस SBI का मतलब बता दूं तो आपने बस इसी मतलब को यूज करके अपना आंसर निकाल लेना। इसमें कुछ रटा नहीं लगाना, बस इसको SBI के साथ आपने लिंक करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। ये क्या है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा तरीका है परसेंटेज मेथड। दूसरा तरीका क्या है? परसेंटेज मेथड। ये वाहिद मेथड है जो कि न्यूमेरिकल है। ये मेथड क्या है? इट इज अ न्यूमेरिकल मेथड। ये नंबर्स के साथ अटैच्ड है। ये है आपका न्यूमेरिकल मेथड। इसमें दो तरीके हैं, एक पॉइंट और एक आर्क। तो मैं इसको कहता हूं ये 2A है और ये 2B है। एक 2A बन गया, दूसरा 2B बन गया। अच्छा, पॉइंट क्या है? फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डेल्टा क्यू। चेंज इन डेल्टा क्यू, क्यू वाला कौन सा? डिमांड का, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी नॉट ओवर क्यू नॉट। ये पी नॉट यानी कि इनिशियल प्राइस, पी नॉट इज इनिशियल प्राइस और क्यू नॉट इज इनिशियल क्वांटिटी। एक इनिशियल प्राइस है और दूसरी क्या है? दूसरी है इनिशियल क्वांटिटी। एक इनिशियल प्राइस है, दूसरी इनिशियल क्वांटिटी है। ठीक है। उसके बाद 2B, आर्क मेथड। 2B क्या है? आर्क मेथड। इसका फॉर्मूला है चेंज इन क्यू नॉट ओवर चेंज इन प्राइस, सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस ओवर एवरेज क्वांटिटी। एवरेज प्राइस ओवर एवरेज क्वांटिटी। अच्छा, एवरेज प्राइस कैसे निकलेगी? P1 या P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, Q0 और P0 क्या है? ये नॉट किसे कहते हैं? नॉट कहते हैं इनिशियल को, ओरिजिनल को। नॉट कहते हैं जिसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आई। ये जो नॉट है ये इसका मतलब है ओरिजिनल या इनिशियल, और इनिशियल जिसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा मेथड है जो कि ग्राफिकल है। ये ग्राफिकल मेथड है, मगर इसमें भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, यानी कि लोअर पार्ट, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। नॉट को आप बेस ईयर की प्राइस भी कह सकते हैं। नॉट को आप बेस ईयर की प्राइस भी कह सकते हैं आसानी के लिए। अच्छा, ज्योमेट्रिक मेथड क्या है? एक ग्राफिकल मेथड जिसका फॉर्मूला है लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। ठीक। अच्छा, ये है प्राइस इलास्टिसिटी। ये क्या है आपकी? प्राइस इलास्टिसिटी। अब अगर इनकम निकालनी हो, अगर मुझे इनकम इलास्टिसिटी के साथ चलना हो, अगर मुझे इनकम के साथ चलना हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक ही तरीका यूज करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक ही तरीका यूज करेंगे। आपने जहां जहां पे प्राइस लिखा है ना उसको चेंज कर लेना है इनकम के साथ, यानी कि जस्ट जस्ट रिप्लेस प्राइस विद इनकम। जिस जिस फॉर्मूले में प्राइस लिखा आ रहा है उस फॉर्मूले में
प्राइस की जगह पे आपने इनकम यानी कि वाई, इनकम को हम लोग डोनेट करते हैं वाई से, तो आपने उसकी जगह पे वाई लिख लेना है। अच्छा जी, और उसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इज बेसिकली, ये दो तरह के गुड्स के लिए होती है, ये दो तरह के गुड्स के लिए होती है। इसमें आते हैं सब्स्टिट्यूट्स, इसमें आते हैं सब्स्टिट्यूट्स, और इसमें आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें आते हैं सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये सब्स्टिट्यूट्स के केस में हमने इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमने इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है। ठीक, चले अब बारी बारी इन सब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। इलास्टिसिटी पे अभी हम बात करेंगे सिर्फ किस पे, डिमांड के ऊपर, और डिमांड में सिर्फ किस पे बात कर रहा हूं, प्राइस के ऊपर। ठीक है सर जी, इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, ये एक टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन का सेंटर पॉइंट है वन, टाइमलाइन का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज वन। वन से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे, वन से अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं, दाएं हाथ को जा रहे हैं, इट मींस वैल्यू ऑफ वन इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ वन इज इंक्रीजिंग। यानी कि वन है यहाँ पे, तो इट वुड बी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5.6। तो ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ये वैल्यू राइट साइड को बढ़ती चली जा रही है, और इसका कोई एंड नहीं है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी को हम लोग डोनेट करते हैं इस साइन से। ठीक है, तो वन से राइट वर्ड ये ला तादाद है, इसकी कोई एंडिंग नहीं। अगर मैं वन से लेफ्ट पे जाऊं, तो इसका मतलब है कि इस साइड पे, इस साइड पे वैल्यू ऑफ वन इज डिक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ वन इज डिक्रीजिंग। यानी कि 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, और इसका एंडिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट है वो है जीरो, इसका एंडिंग पॉइंट है और वो है जीरो। तो वन से अगर मैं राइट को मूव करूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि वन की वैल्यू बढ़ रही है, इट मींस कि मेरा आंसर ज्यादा इलास्टिक है। जब मैं वन से वैल्यू को बढ़ाता हूं, तो मैं कहता हूं कि इसमें इलास्टिसिटी, इसमें लचक आ रही है, इसमें लचक आ रही है, ये ज्यादा इलास्टिक हो रहा है। और जब वैल्यू वन से गिर रही है, तो ये लेस इलास्टिक है, ये ज्यादा रिजिड है, इसमें नरमी कम है, ये इसमें लचक कम है। वन से बढ़ेगा लचक ज्यादा, वन से कम लेस इलास्टिक। अच्छा, वन से ज्यादा कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। वन से कम कहां पे एंड होगा, जीरो पे। इस इन्फिनिटी को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और इस जीरो का नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक। वन का नाम क्या है, यूनिट इलास्टिक। वन का नाम क्या है, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक से इंफिनिटी तक, या यूनिट इलास्टिक से परफेक्टली इलास्टिक तक जितनी भी वैल्यूज हैं, मैं कहूंगा ये मोर इलास्टिक है। और यूनिट इलास्टिक से जीरो के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं, या यूनिट इलास्टिक से परफेक्टली इन इलास्टिक तक जितनी भी वैल्यूज हैं, मैं कहूंगा ये लेस इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है। अब इसमें मजे की बात यह है कि आपका आंसर कोई भी आ सकता है। फर्ज करें आपका आंसर आता है, न्यूमेरिकल के बाद सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 1.97, 1.97। अब 1.97 का मतलब है कि ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है,
या रिलेटिवली इलास्टिक है। और अगर आपका आंसर आता है 0.612, इसका मतलब है कि ये इन इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है, इसमें लचक कम है। अब इसके साथ या पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। जो आपका आंसर आएगा ना, उसके साथ या पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा और नंबर होगा। नंबर ये शो कर रहा है कि वो कितना इलास्टिक है, ज्यादा या कम। और साइन, साइन ये शो करेगा, साइन ये शो करेगा कि वो कौन सी गुड है, नेचर या टाइप ऑफ गुड कौन सी है, नेचर या टाइप ऑफ गुड कौन सी है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, नॉर्मल गुड होती है, इंफीरियर गुड होती है और गिफन गुड होती है। नॉर्मल, गिफन, इंफीरियर में से कौन सी दो गुड्स ऐसी हैं जिसपे हम लोग प्राइस का इफेक्ट देखते हैं? नॉर्मल और गिफन, नॉर्मल और गिफन, ये दो ऐसी गुड्स हैं, ये दो ऐसी गुड्स हैं जिसपे हम प्राइस का इफेक्ट देखते हैं। नॉर्मल पे प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव। गिफन पे प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। गिफन पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आए -1.97, आपका आंसर आया -1.97, एमसीक्यू में है कि बताओ प्राइस इफेक्ट को यूज करते हुए ये गुड कौन सी है, तो क्या बताएंगे, कौन सी गुड है, ये कौन सी गुड है? नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये नॉर्मल गुड है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये कौन सी गुड है, नॉर्मल गुड है। और अगर आपका आंसर आ जाए 0.68 और एमसीक्यू हो बताओ ये कौन सी गुड है, तो क्या बताएंगे, ये गिफन गुड है, ये गिफन गुड है, ये वाली गिफन गुड है और ये वाली मेरी नॉर्मल गुड है। अच्छा, 0.68, ये जो 0.68 है ये क्या शो कर रहा है, इलास्टिक या इन इलास्टिक? 0.68 क्या शो कर रहा है, इलास्टिक या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। 1.97 क्या शो कर रहा है, इलास्टिक। भाई यहां तक बात समझ आ गई है, यहां तक ओके, यहां तक 100% ओके है। अच्छा, अगली बात करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ऐसी दो गुड्स बता दें जिसमें इनकम इफेक्ट आता है, तो वो दो गुड्स कौन सी है जिसमें इनकम इफेक्ट है? एक नॉर्मल और दूसरी आई फॉर इनकम, आई फॉर आई फॉर इंफीरियर। एक नॉर्मल और दूसरी इंफीरियर, एक नॉर्मल और दूसरी इंफीरियर। नॉर्मल पे इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। इंफीरियर पे इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। तो अब अगर आंसर आए, अब सुने, अब अगर आंसर आ रहा है 0.78 और सवाल ने पूछा है कि बताओ इनकम इफेक्ट को यूज करते हुए गुड कौन सी है, तो क्या कहेंगे, गुड कौन सी है? इनकम के मुताबिक गुड कौन सी बन रही है, नॉर्मल। इनकम के मुताबिक गुड बन रही है नॉर्मल। और अगर आंसर आ रहा है 1.79 माइनस में, इनकम के मुताबिक गुड कौन सी है, इंफीरियर। इनकम के मुताबिक गुड कौन सी बन गई है, इंफीरियर बन गई है। अच्छा, 0.78 मुझे बताइए, 0.78 इलास्टिक ज्यादा है या इन इलास्टिक ज्यादा है? 0.78 का मतलब क्या है, 0.78 का मतलब क्या है, इन इलास्टिक ज्यादा, ये इन इलास्टिक है। और 1.79 का मतलब क्या है, व्हाट इज 1.79, कि ये इलास्टिक ज्यादा है, ये इलास्टिक ज्यादा है। अब एक स्टेप में आगे जाता हूं और फिर पलट के वापस आऊंगा यहाँ पे। अब हम लोग निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं प्राइस इफेक्ट को यूज करते हुए। पहला मेथड क्या था, मगर आपको याद करवाऊं, प्राइस इफेक्ट को यूज करते हुए पहला मेथड कौन सा था, टोटल आउटले, टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यही था पहला मेथड। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने सिर्फ एक वर्ड जेन में रखना है, एस बी आई। एस बी आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब है
अगर अगर सेम अगर सेम है अगर सेम है तो अगर सेम है तो इन इलास्टिक। अगर सेम है तो बस। अगर सेम है तो बस। अगर सेम है तो बस इन इलास्टिक है। एस फॉर सेम, बी फॉर बस, आई फॉर इन इलास्टिक, SBI। सेम है तो बस इन इलास्टिक है। अब इसको देखना कैसे है MCQ के अंदर। आपको आई कैप ने फर्ज करें डाटा दिया। आपको आई कैप ने ये डाटा दिया। उसने कहा 200 रुपया प्राइस थी। 200 रुपया प्राइस थी। उस वक्त 30 लीटर ऑयल बिकता था। जब प्राइस बढ़ के 400 पे हो गई तो कुकिंग ऑयल 30 लीटर से कम होके 25 पे आ गया। अच्छा, आगे आपने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर निकाला, टोटल रेवेन्यू निकाला। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। एक का आंसर आ गया 6,000, एक का आंसर आ गया 10,000। अब मुझे देख के बताएं, 200 से 400 क्या बढ़ रहा है? क्या 6,000 से 10,000 भी बढ़ रहा है? क्या 6 और 10 में बढ़ा है? क्या दोनों डायरेक्शन सेम तरफ है, एक ही तरफ जा रहे हैं? तो अगर सेम है तो फिर ये क्या होगा, इनलास्टिक यानी कि लेस देन। इनलास्टिक यानी कि लेस देन 1। इसमें मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे कोई वर्किंग नहीं करनी, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। मैंने बस एरो की मूवमेंट से अंदाजा लगाना है कि अगर मल्टीप्लाई करने के बाद का एरो और प्राइस का एरो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट मींस कि ये इनलास्टिक। अगर तो सेम है तो बस इनलास्टिक। एक और मिसाल करता हूं। अब मुझे बताइएगा, 200 से 400 क्या बढ़ रहा है? क्या ये 200 से 400 बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। दो, उसके बाद चार। अच्छा, जब मैंने मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी के साथ तो मेरा आंसर आ रहा है 6,000 और 4,000। क्या ये 6 से 4 बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या ये 6 से 4 बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों डायरेक्शन सेम तरफ नहीं है, तो ये बन जाएगा इलास्टिक। ये क्या बन जाएगा, इलास्टिक बन जाएगा, क्योंकि इसमें एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, अगर अगर ऐसा हो, फर्ज करें अगर ऐसा हो कि ये तो बढ़ रहा है मगर इसमें कोई चेंज नहीं है। ये पहले भी 6,000 है, ये अब भी 6,000 है। ये पहले भी 6 है और अब भी 6 है, तो इसमें तो चेंज ही नहीं है। इसका मतलब है कि आंसर विल बी इक्वल टू 1। और 1 क्या होता है, यूनिट इलास्टिक। 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, यूनिट इलास्टिक। 1 क्या होता है, यूनिट इलास्टिक। 1 क्या होता है, यूनिट इलास्टिक। बात समझ आई यहां तक? तो इसमें आपने सिर्फ एरो की मूवमेंट देखनी है। एरो अगर एरो अगर इंक्रीजिंग सेम साइड पे हो या डिक्रीजिंग सेम साइड पे हो तो वो हमेशा क्या होगा, इनलास्टिक। और अगर एरो ऑपोजिट हो तो वो हमेशा क्या होगा, इलास्टिक। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि है परसेंटेज मेथड। अच्छा, अब इस मेथड में दो ऑप्शंस हैं। या आप पॉइंट मेथड को यूज करते हैं या आप एवरेज मेथड को यूज करते हैं। या आप पॉइंट मेथड को यूज करते हैं, ये पॉइंट मेथड है, या आप ये यूज करेंगे, या आप यूज करेंगे परसेंटेज जो एवरेज वाला मेथड है, यानी कि आर्क मेथड। अच्छा जी, पॉइंट में क्या है, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय दोनों की बेस वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज। चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी नॉट ओवर क्यू नॉट। मैं आपके सामने एक निकाल कर रखता हूं, ये देखें।
ये एक न्यूमेरिकल है। प्राइस 12 से कम होके 11 पॉइंट, चेंज इन प्राइस क्या है? 12 से कम होके 11.75, तो प्राइस में कितना चेंज है? 0.25। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये गलती की है। प्राइस में चेंज 0.25 तो है, मगर ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? ये नेगेटिव चेंज है, तो आपने इसके साथ माइनस का साइन लगाना है। आपने इसके साथ माइनस का साइन लाजमी लगाना है, ठीक है? अच्छा, चेंज इन क्यू बताएं। क्यू में चेंज कितना है? 100 से 101 पे गया है, +1। अच्छा, अब फॉर्मूले में आ जाए। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी नॉट ओवर क्यू नॉट। पुट करें, यहां पे 100 है, सॉरी यहां पे 1 है, कभी कभी हो जाता है इंसान में भी। यहां पे 1 है, 1 डिवाइडेड बाय -0, 1 डिवाइडेड बाय -0.25 मल्टीप्लाई बाय 12/100। अब देखिए आंसर क्या आता है। -0.48 आ रहा है, आंसर -0.48 आ गया। चलिए मुझे ये बताइए, ये 0.48 क्या शो कर रहा है? 0.48, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, नंबर ये शो कर रहा है कि इट इज इनइलास्टिक। नंबर शो कर रहा है कि ये है इनइलास्टिक। अच्छा, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? हम प्राइस के साथ देख रहे हैं, तो मुझे बताइए प्राइस इफेक्ट माइनस है तो कौन सा गुड है? ये हम कौन से गुड की बात कर रहे हैं? ये नॉर्मल गुड की बात हो रही है, ये नॉर्मल गुड की बात। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताएं, मगर पॉइंट मेथड के साथ। डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी नॉट, क्यू नॉट। डेल्टा क्यू कितना है? -200। डेल्टा पी कितना है? +4। पी नॉट कितना है? 8। और क्यू नॉट कितना है? 300। ऐसा ही है, वैल्यूज यही है। सॉल्व करके बताएं इसका आंसर बाय यूजिंग पॉइंट मेथड। ये मैंने निकाला है बाय यूजिंग पॉइंट मेथड। -1.33। अगर -1.33 है, तो ये गुड कौन सी है प्राइस इफेक्ट के साथ? कौन सी गुड है? नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड है। और इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? 1 पॉइंट है ना, 1 से बढ़ गया है, तो ये इलास्टिक है। रिलेटिवली, रिलेटिवली क्या है? इलास्टिक है। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात बताता हूं। पॉइंट मेथड का आंसर और आर्क मेथड का आंसर सेम नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि आर्क मेथड का फॉर्मूला फर्क है। आर्क कहता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एवरेज पी ओवर एवरेज क्यू। वो कहता है एवरेज पी ओवर एवरेज क्यू। चले, ये तो साइड सेम हो गई, -200 और 4, ये तो ऐसे ही आना था। ये जरा पी की एवरेज निकाले। पी की एवरेज क्या आएगी? 8 + 12, 20 डिवाइडेड बाय 2, कितना आता है? 10 आ रही है एवरेज पी की, मल्टीप्लाई बाय 10। क्यू की निकाले एवरेज, 300 + 100 डिवाइडेड बाय 2, 200 आ रही है, 200 आ गई। इसको सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। सेम वैल्यूज को जब मैंने यूज किया आर्क मेथड, मेरे पास आंसर आ गया -2.5। मेरे पास आंसर क्या आया? -2.5। अब मुझे बताइए गुड कौन सी है? नॉर्मल ही है, गुड नॉर्मल ही है, और इलास्टिक तो है। मगर दोनों मेथड से जो आंसर आया है, नंबर में जो आंसर आया है, वो दोनों आंसर क्या सेम है? क्या ये दोनों आंसर सेम है? तो दोनों आंसर कभी भी सेम नहीं आएंगे, मगर रिजल्ट वही आएगा।
दोनों के केस में नॉर्मल है, और दोनों के केस में मुझे बताइए इलास्टिक है या नहीं है? दोनों के केस में नॉर्मल भी है और दोनों के केस में इलास्टिक भी है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे सोने मोने बच्चों को, क्या ये मेथड भी समझ आ गया कि व्हाट इज पॉइंट मेथड एंड व्हाट इज आर्क मेथड? समझ आता है कि व्हाट इज पॉइंट एंड व्हाट इज आर्क? अब अगर सवाल खामोश हो, अब सुने कुछ बातें, अगर सवाल खामोश हो तो आपने हमेशा आर्क मेथड यूज करना है। अगर सवाल खामोश हो तो आप हमेशा कौन सा मेथड बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे? आर्क मेथड। ये बाय डिफॉल्ट यूज करना है, ये आपने बाय डिफॉल्ट यूज करना है अगर सवाल खामोश हो तो, क्योंकि इसमें जो ज्यादा रिलायबल है वो आर्क है। रीजन क्या है कि ये दोनों वैल्यूज की एवरेज लेता है, और पॉइंट सिर्फ इनिशियल वैल्यूज के साथ चलता है। पॉइंट सिर्फ इनिशियल वैल्यूज के साथ चलता है। अच्छा, अब आ जाए जियोमेट्रिक पे। किस पे? जियोमेट्रिक मेथड पे। सर जी ये मेथड है ग्राफिकल, ये मेथड है मेरे पास ग्राफिकल मेथड, यानी कि इसमें मेरे पास वैल्यूज नहीं होंगी, मेरे पास वो मुझे ग्राफ बना के देगा, मुझे ग्राफ बना के देगा, और ग्राफ के ऊपर, याद है मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व याद है? तो मुझे मूवमेंट अलोंग द कर्व देखना है कि कौन सी साइड, कौन सा डॉट इलास्टिक है और कौन सा डॉट इन इलास्टिक है, कौन सा यूनिट है, कौन सा परफेक्ट है, ऑन द कर्व मुझे देखना है। चले आए ज्योमेट्रिक की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड को देखते हैं। सर जी ये है ज्योमेट्रिक मेथड, ये है ज्योमेट्रिक मेथड। अब जरा गौर से, ये एक मेरे पास डिमांड कर्व बना हुआ है, इसमें कोई वैल्यूज आ रही हैं, कोई आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं? कोई नंबर है 10 20 30 40 50, कोई नंबर आ रहा है? कोई कोई नंबर आया इसमें? कोई नंबर नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं है, मगर ऑन द कर्व मेरे पास कुछ डॉट्स आ रहे हैं। भाई इसका नाम है एम, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है एन। तो मैंने पांचों डॉट्स को एक एक नाम दे दिया, ठीक है? अब इन पांचों को मैं वर्किंग करूंगा। मैं शुरू करता हूं बी से, ये पॉइंट बी, पॉइंट बी, इसका फॉर्मूला होता है लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ कर्व डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ कर्व। तो लोअर डिवाइडेड बाय अपर, मुझे सोच के बताइएगा, ये जो पॉइंट बी है, इसके ऊपर वाला गैप और नीचे वाला गैप क्या बराबर है? क्या पॉइंट बी बिल्कुल सेंटर पे खड़ा है? तो अगर मुझे दोनों को बराबर रखना है, आसानी के लिए मैं कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं, कोई भी वैल्यू ले लूं। फर्स्ट करें मैंने वैल्यू ले ली, अज्यूम की 50 डिवाइडेड बाय 50, तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा? मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। अब आप में से कुछ बच्चे ना एकदम से परेशान होंगे, सर ये 50 कहां से आया? तो भाई ये 50 हमने अज्यूम किया है। क्यों? क्योंकि ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस बिल्कुल एक बराबर है, जितना ऊपर गैप है उतना ही नीचे गैप है। तो इसका आंसर क्या आया? इट इज यूनिट इलास्टिक। तो पॉइंट बी मेरा कहां पे खड़ा है? पॉइंट बी मेरा खड़ा है यूनिट इलास्टिक पे। पॉइंट बी मेरा कहां पे खड़ा है? यूनिट इलास्टिक पे खड़ा है। भाई पॉइंट बी समझ आता है? अब पॉइंट ए करूं, पॉइंट ए करूं, अब चले पॉइंट ए कर लेते हैं। पॉइंट ए फॉर्मूला वही है, लोअर डिवाइडेड बाय अपर। अब मुझे देख के बताइएगा पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है, इसका ऊपर वाला गैप ज्यादा है या नीचे वाला गैप ज्यादा है? लोअर में गैप ज्यादा है, लोअर में गैप ज्यादा है।
अच्छा, अगर मुझे इसको कोई वैल्यू देनी हो तो लोअर को ज्यादा वैल्यू दूं या अपर को? अगर मुझे कोई भी वैल्यू देनी हो तो लोअर को ज्यादा वैल्यू दूं या अपर पार्ट को? लोअर को, क्योंकि लोअर में गैप ज्यादा है। फर्स्ट करें, मैंने इसको वैल्यू दे दी 50 और नीचे वाले को वैल्यू दे दी 10। मुझे बताइए आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 5। 5। तो ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक? ये इलास्टिक। दिस इज इलास्टिक। अब मुझे बताइए, ये यही क्या, ये ग्रेटर देन 1 यही शो कर रहा था कि ये इलास्टिक है? ग्रेटर देन 1 यही शो कर रहा था कि ये इलास्टिक है। मैच हो गया? मैच हो गया। चले, अब बात करते हैं पॉइंट सी की। अब मैं बात करूंगा पॉइंट सी की। फॉर्मूला लिखते हैं। सी लोअर डिवाइडेड बाय अपर। मुझे बताइए सी के केस में, सी के केस में अपर पार्ट का गैप ज्यादा है या लोअर पार्ट का गैप ज्यादा है? अपर का ज्यादा है। तो अब मुझे बताइए 50 की वैल्यू अपर को दूं या लोअर को दूं? 50 की वैल्यू अपर को दूं या लोअर को दूं? 50 की वैल्यू अपर को दे दूं? अपर को दे देते हैं। तो अब ये बन जाएगा 10/50। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बता दें। 0.2। 0.2। 0.2। इलास्टिक या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक। क्या यही कह रहा था? अच्छा, अब रह गए हैं मेरे पास ये एम। इस एम को देखते हैं। इस एम को देखते हैं, वही फॉर्मूला, लोअर डिवाइडेड बाय अपर। मुझे बताइए एम के केस में क्या इसकी कोई अपर पार्ट है भी या नहीं? क्या इसका कोई अपर पार्ट है? नहीं। सारा का सारा क्या है? सारा का सारा क्या है? लोअर। तो सारी वैल्यू मैं किसको दे दूं? सारी वैल्यू मैं किसको दे दूं? और अपर पार्ट को क्या दूं? 0। अपर पार्ट को 0 वैल्यू दे दूं। तो ये बन जाएगा 50/0। आंसर क्या आएगा? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, आंसर इज इंफिनिटी। आंसर इज ऑलवेज इंफिनिटी। आपके कैलकुलेटर पे एरर आएगा। उस एरर का मतलब है कि कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो आंसर हमेशा क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। तो मुझे बताइए इंफिनिटी, इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक था या परफेक्टली इन इलास्टिक था? इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक था या परफेक्टली इन इलास्टिक था? परफेक्टली इलास्टिक था। शाबाश, ये परफेक्टली इलास्टिक था। अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं हम लोग एन की। एन की, एन इज इक्वल टू लोअर डिवाइडेड बाय अपर। अब मुझे बताएं कि इसकी सारी वैल्यू कहां पे है? इसकी सारी वैल्यू कहां पे है? ऊपर है। तो इसको मैं कहता हूं 0/50। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0। तो ये कौन सा कर्व बन गया? परफेक्टली। ये कौन सा बन गया? परफेक्टली इन इलास्टिक। ये कौन सा बन गया? परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर समझ आ गया? जो मैट्रिक मेथड समझ आया आज, तो दिमाग खुला।